मेरे प्रिय छात्र, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लाइव प्रोसेस। एक ही क्लास में पूरी लाइव प्रोसेस हिंदी में बात करें, जय प्रक्रिया जय प्रक्रम, इसकी बात करेंगे। और हम लेकर के आए हैं आपके लिए एमसीक्यू, एग्ज़ाम में जो पूछी जा चुकी है और पूछने की संभावनाएं हैं। मैं कंसेप्ट दूंगा जो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है। अगर जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका ये वीडियो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से दे रहा हूँ और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, अच्छा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का जो लेवल होगा, बिल्कुल आप ये भ्रमित मत हो जाइए कि पहले जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था उसी तरह से पूछा जाएगा। इस बार पैटर्न क्वेश्चन का जो है चेंज रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल तैयारी को लाइटली ना लें और सीरियस हो जाएं। आपके पास एमसीक्यू जा रहा है लाइव प्रोसेस का, क्योंकि हमने प्लानिंग किया है अल्टरनेट वे में बोर्ड को पॉइंट ऑफ फोकस करते हुए 12th का भी और 10th का भी हम डालते रहे वीडियो अल्टरनेट फॉर्म में है। तो इसीलिए जो भी बच्चे लाइव प्रोसेस जिनका प्रॉब्लम रहा है, नहीं समझ में आया है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका पढ़ना लाइव प्रोसेस, मैं उसके लिए लेकर के आया हूँ एमसी के रूप में। और एमसीक्यू से ही हम पूरे चैप्टर का कंसेप्ट बता देंगे। इसलिए आपको है ना चिंता करने की ज़रूरत है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है कि कैसे क्या होगा। बहुत उथल पथल और उलझन में नहीं आना है, ठीक है मेरे साथियों। तो आइए बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू क्या लेकर के हम आपके लिए आए हैं। ठीक है, चलिए, यानी ये याद रखिएगा, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आप तक लाइव प्रोसेस और भी चैप्टर है वो आपको पहुंचाता रहेगा बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। आप देख रहे हैं, आप जुड़ गए हैं, तो अपने साथियों अपने मित्रों को भी जोड़ लीजिए और इस चैनल को लोगों तक पहुंचा दीजिए। बहुत अच्छा। और अंत में जब अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जब अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू पे। चलिए, क्या क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड को देखते हुए, चलिए बिहार बोर्ड बोले परेशान होते हैं या कोई अदर बोर्ड की हिंदी नहीं है, सीबीएसई बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काम आ जाएगा, बिहार बोर्ड के लिए भी काम आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है। मैं उसी अंदाज में आपको समझाऊंगा जो आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे। आपकी ही भाषा में मैं पूर्ण यानी आपकी ही भाषा में हम कंप्लीट समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगला पहला प्रश्न है आपका लाइव प्रोसेस में जो पहला पढ़ना आपका पोषण पढ़ना। क्या पढ़ना? पोषण। इंग्लिश में बात कर लेंगे तो न्यूट्रिशन बात करेंगे। क्योंकि देखिए, लाइव प्रोसेस प्रक्रिया, लाइव प्रोसेस कहते ही उसको है जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसी को हम लोग कहते हैं लाइव प्रोसेस। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, अगर हम पोषण नहीं लेंगे तो जीवित कुछ समय तक रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाएंगे। अगर हम सांस की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे यानी श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी तो भी हम लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लें नियंत्रण और समन्वय की, ठीक है, उसकी अगर प्रक्रिया नहीं होगा और हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल का अगर उत्सर्जन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो भी हम सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, एक है आपका जो चैप्टर पढ़ना है प्रजनन लाइव प्रोसेस। आपसे यदि यह पूछा जाए लाइव प्रोसेस में जो हमारा रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन क्या नेसेसरी है जिंदगी के लिए? जो है रिप्रोडक्शन, प्रजनन जो है ये महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन अति आवश्यक जीवन यापन के लिए नहीं है। ये याद रखिएगा। आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे अर्थ पे कंटिन्यूटी, वंश का क्या हो रहा था, एक पीढ़ी बाय दूसरी पीढ़ी का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। जीवन यापन के लिए नेसेसरी, अति आवश्यक नहीं है। तो आपका लाइव प्रोसेस में पहला चैप्टर पढ़ना है जय प्रक्रम में। क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना। क्या पढ़ना है? पोषण। अब पोषण का पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? देखिए, दांत की सबसे ऊपरी परत को, ऊपर यानी मसूड़े के साथ में जो जड़ से जुड़ा होता है उसको हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इनामेल कैसा होता है, सॉफ्ट की हार्ड, तो आप कहिएगा कि हार्ड मतलब मजबूत, कठोर होता है। ठीक है, चलिए, इसके लिए दांत के, अगर आपसे पूछा जाए कि दांत के कितने प्रकार है, तो दांत के जो है 4 प्रकार है, यानी तीत के कितने, यानी जो है दांत के कितने प्रकार है? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है इंसीजर, इंसीजर का मतलब होता है भेदने वाला। एक होता है कैनिन, कैनिन मतलब काटने वाला। एक होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर होता है यानी चबाने वाला। और एक होता मोलर, दबाने वाला। मतलब
चीरने, फाड़ने, काटने, दबाने क्या काम करता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, याद रखिएगा। दांत फार्मूला में यानी डेंटल फार्मूला होता है। एग्जाम अगर आपसे पूछ दे तो इसको भूलिएगा नहीं। दांत का फार्मूला क्या होता है, दांत का फार्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। ये एक साइड की बात कर, जैसे यहाँ पे है दांत, इसकी एक तरफ वाला बात कर ले हम लोग। तो देखिए 2123 है क्या, तो हम लोग इंसीजर को जो है आई से रिप्रेजेंट किए, कैनिन को सी से रिप्रेजेंट किए, प्री मोलर को पीएम से रिप्रेजेंट किए और मोलर को एम से रिप्रेजेंट किए कैपिटल। ये है हमारा दांत का फार्मूला। इसको जोड़िएगा तो देखिए 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10, 6 यानी ये 3 है, 10 6 16। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, कितना हो जाएगा 32। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एडल्ट में जो होता है यानी 18 वर्ष कंप्लीट करने के बाद 30 वर्ष तक जो है दांत हो जाती है, कितने दांत हो जाती है, 32 दांत हो जाती है। लेकिन हाँ यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि दूधिया मिल्क कितना होता है, दूधिया दांत, दूधिया मिल्क बोला गया है। दूधिया दांत जो बच्चों में दांत होती है, मतलब जो बच्चा मिल्क सीरियल कर रहा था यानी 8 से 10 साल 12 साल तक का दूध पीने के बाद जो होता है, उसके बाद 10 से 12 साल तक जो दांत होती है उसको दूधिया मिल्क कहा जाता है। उसमें जो दांत होती है उसमें होता है दांत यानी दूधिया मिल्क। आपसे पूछा जाए, सॉरी बार बार हमसे दूधिया मिल्क कहा जा रहा है, जब हम दूधिया बोल ही रहे तो मिल्क बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्षमा चाहते हैं। दूधिया दांत आपसे अगर बात किया जाए तो मिल्क टीथ जो होता है 20 होता है। तो आपसे पूछा जा सकता प्रश्न ये भी बन सकता है कि आखिर मिल्क टीथ में क्या एब्सेंट होता है। तो मिल्क टीथ जो होता है उसमें मोलर एब्सेंट होता है। क्या होता है, मोलर एब्सेंट होता है। बाकी इंसीजर, कैनिन और प्रीमोलर ये तीनों होता है, मोलर एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ये याद रखिएगा। यानी देखिए सिर्फ दांत से मैंने शुरू किया और मैंने इससे संबंधित जितना प्रश्न हो सकता है आपके लेवल तक, बिहार बोर्ड क्लास 10 या सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के अंदर जितना प्रश्न पूछा जा सकता है मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है। यानी दांत के 4 प्रकार हमने बताया, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर। जिसमें दूधिया दांत में जो होता है प्रीमोलर होते हैं, मोलर नहीं होते हैं। यानी इंसीजर, कैनिन और प्रीमोलर होता है, नहीं होता। दूधिया दांत मैंने बता दिया कि कितना होता है, 20 होता है। अब अनुपस्थित कौन होते हैं, तो अनुपस्थित आपका मोलर होता है। राइट, चलिए ये बात आपको समझ में आ गए। तो अब मुझे लगता है कि अब नहीं होगा दिक्कत। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आपका है डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है ये रूट ऑफ क्राउन यानी टीथ का जो क्राउन होता है ना, जड़ें होती है, उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, बस इतना देखते हैं, जितना मैं बता रहा हूं आपका प्रश्न बन सकता है। मैं सारी चीज आपको भेद यानी कुरेद कुरेद कर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए याद रहे ज्ञानघर यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने मित्रों तक भी वफादारी के साथ पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपका भी भला हो और आपके मित्र का भी भला हो। क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर क्लास 10 में और ये साइंस जनरली पढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं या उनको उस लेवल तक समझाया नहीं जाता है, जिससे बहुत बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट बिहार बोर्ड के अंदर दिक्कत आती है। चलिए ठीक है, रुचि नहीं बन पाता है। आइए, तो हमको लगता है कि ये प्रश्न हो गया होगा आपका। अगला प्रश्न है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। आखिर बताइए छोटी आंत और बड़ी आंत, तो आखिर छोटी आंत जब सबसे लंबी है तो फिर बड़ी आंत नाम क्यों पड़ा हुआ। तो याद रखिएगा बड़ी आंत और छोटी आंत जो होता है, बड़ी आंत छोटी आंत के तुलना में छोटी है, छोटी आंत बड़ी है, फिर आखिर बड़ी आंत को नाम बड़ी आंत क्यों पड़ा। तो याद रखिएगा इसमें एक कॉमन डिफरेंसेस है व्यास का। किसका, व्यास का, डायमीटर का। किसका, डायमीटर का। छोटी आंत का डायमीटर जो होता है कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू बड़ी आंत, इसीलिए डायमीटर व्यास के कारण इसको बड़ी आंत बोला गया और इसको छोटी आंत बोला गया। लंबाई के रेस में बात करेंगे, लंबाई की तुलना में बात करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा किसका होगा, बोलिए। छोटी आंत सबसे लंबा और बड़ी आंत सबसे यानी उसके रेस्पेक्ट में कम होता है, तो ये आंसर मारिएगा छोटी आंत। यानी मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। छोटी आंत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके व्यास कम है। बड़ी आंत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका व्यास ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है, क्या बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में जो भोजन जाता है आहार नाल यानी कौन सा अंग है जहां पे भोजन का पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ भोजन पाथवे है, आना और जाना मतलब सिर्फ जाती है, पाचन क्रिया नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा ग्रास नली। क्या याद रखिएगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल का आहार नाल का वह भाग है जहां पे पाचन क्रिया नहीं होती है, वो एक और एक आंसर है आपका ग्रास नली, वैसोफेगस। वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहीं पे हम मुख गुहा की बात कर ले,
माउथ की बात कर ले तो माउथ में डाइजेशन होती है, ठीक है, यानी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ग्रास नली में डाइजेशन नहीं होता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं मैं उसको अपने स्तर से डील करते चला जा रहा हूं, इसलिए इसको सीरियसली वे में देखिएगा। आपको लगेगा कि क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर जो मैं बता रहा हूं इससे हट के कोई प्रश्न नहीं रहेगा, इतना इनफ है आपके लिए। चलिए आइए अगला बात हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? देखिए केंद्रक न्यूक्लियस जो खोजा गया था रॉबर्ट ब्राउन के कारण, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। क्या खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। यहीं पे एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? तो सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। क्या किया? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखा जिसमें कोशिका की संरचना के बारे में विवरण दिया, बताया कि कोशिका क्या होता है। तो उस किताब का नाम पड़ा था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम पड़ा था? याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक एक किताब लिखा था कोशिका के बारे में, उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्म को कहा जाता है, ठीक है। आइए बात, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, यानी कोशिका साइटोलॉजी कहते ही उसको जिसमें कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाए उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। एक बात यहाँ पे और मैं आपको हिंट्स कर दूं कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखा था, जीवित कोशिका भी होगा। जीवित कोशिका सबसे पहले देखा गया था प्रोटोजोआ में, और किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने देखा था। किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहुक यानी एवी लीवेनहुक ने देखा था जीवित कोशिका। किसमें देखा था? प्रोटोजोआ के अंदर देखा था। प्रोटोजोआ के अंदर देखा यानी ओशियन के साइड में देखा था। और उस समय उस एनिमल का यानी पहली बार देखा गया, कोई नाम माइंड में नहीं आया, इसीलिए पहली बार एनिमल मिलने वाले को प्रोटोजोआ कह दिया गया। इसलिए प्रो मतलब पहला, जोआ मतलब एनिमल, पहला एनिमल को प्रोटोजोआ कहा गया। घबराइएगा नहीं कि आखिर प्रोटोजोआ किस बला का नाम है और किस जीवाणु का नाम है या किस जानवर का नाम है। ये कोई बला नहीं, कोई जीवाणु नहीं, कोई जानवर नहीं, पहली बार जानवर जो देखा गया था उसका नाम है। और ये एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय एनिमल प्रोटोजोआ है, राइट। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल में नहीं कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे, राइट। चलिए आए बात समझ में। चलिए अब उसके बाद और इसमें अगर हम डेप्थ बात करें तो देखिए एक साइंटिस्ट ने कहा कि कोशिका जो होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग मतलब माता पिता से बेटा में जाता है। यानी कोई अगर चीज, अगर हमको आम चाहिए तो आम का फल पहले मौजूद होगा तभी हमको आम मिलेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को बोला गया था कोशिका से कोशिका मतलब सेलुला ए सेलुला। और ये बात बताया था वर्च्यू ने। कौन बताया था? वर्च्यू, रिडल्फ वर्च्यू ने। साइंटिस्ट का नाम है रिडल्फ वर्च्यू, आर वर्च्यू नाम है। इसने एक टर्म दिया था सेल एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सेलुला ए सेलुला, यानी सेल जो होता है एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? सेलुला ए सेलुला के फॉर्म में करता है, राइट। चलिए तो आई होप कि कोशिका से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे मैं आपको बता दिया। अगला प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो आपको मैं बता दूं पौधे में भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। यहीं पे अगर प्रश्न पलट दिया जाता, क्या पलट दिया जाता? कह दिया था एनिमल में, जानवर में या मवेशी में या ह्यूमन बींग्स में भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वहां जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, राइट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? प्लांट्स में, पौधों में स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आखिर स्टार्च में तो पौधे जो होता है स्टोर कहाँ करता है? तो ये पत्ती वाला साइड में यानी तना वाला पार्ट में जो है स्टोर करता है। एनिमल में जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन वो कहाँ पे? तो याद रखिएगा लीवर में। कहाँ? यकृत में। हिंदी की बात करेंगे तो यकृत में, इंग्लिश की बात करेंगे तो लीवर में, ये माइंड में रखिएगा। चलिए इन पौधे में भोजन किस रूप में जमा होती है? तो ये स्टार्च के रूप में जमा होती है। इसी को हिंदी में, जटिल हिंदी में मंद भी कहा जाता है। मंद भी कहा जाता है स्टार्च को हिंदी में। शुद्ध हिंदी की बात करें तो स्टार्च को हिंदी में मंद कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगर यहां तक तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा लगता है कि ये बोर्ड थोड़ा गंदा ज्यादा दिख रहा होता है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक। चलिए क्लीन कर दिया आपके लिए। आइए बात कर लेते हम लोग। कह रहा कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं का किस कोशिकाओं का? देखिए पौधों में भी सेल होगा, सेल, और पशुओं में भी होगा सेल।
तो सेल के बारे में अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है? उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो कोशिका, देखिए एनिमल का कोशिका और पादप का कोशिका कोशिका ही है। कोशिका के बारे में अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और कोशिका के बारे में बताया, संरचना बताया, उस किताब का नाम बताया गया। उस किताब लिखने वाले कौन? रॉबर्ट हुक। किताब का नाम क्या? माइक्रोग्राफिया। ये याद रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोशिका विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। आइए अगला प्रश्न बात है, पित्त रस कहां से स्रावित होता है? देखिए, पित्त रस को हम लोग कहते हैं बाइल जूस। इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग बाइल जूस। और बाइल जूस स्रावित करने वाला ऑर्गन जो है, अंग है, वो है लीवर। लीवर को कहते हैं यकृत। यकृत स्रावित करता है। और स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्त रस में। कहाँ होता है? पित्त थैली कहते हैं इसको। गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं? गॉल मतलब पित्त, ब्लैडर मतलब थैली, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से, यकृत से। यानी यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। घबराइएगा नहीं, जो जो बातें होंगी ये सभी के लिए है, सीबीएसई हो कि बिहार बोर्ड हो। ये लाइव प्रोसेस आपको ही पढ़ना, बिहार बोर्ड वाले को भी, सीबीएसई बोर्ड वाले को भी, और ये दोनों के लिए कारगर है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? देखिए, ट्रिप्सिन का मतलब होता है प्रोटीन को पचाने वाला। किसको पचाने वाला? प्रोटीन को पचाने वाला। अब ऑप्शन देखिए, वसा का पाचन नहीं, प्रोटीन का पाचन करने वाले को हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने वाले को क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिप्सिन बाय नेचर है क्या, तो ट्रिप्सिन भी बाय नेचर है प्रोटीन। क्या है? ट्रिप्सिन भी बाय नेचर है क्या? प्रोटीन है। जिसके लास्ट में ईएन लगेगा, ईएन लगेगा, प्रोटीन मतलब उच्चारण ईएन आ रहा है लास्ट में, प्रोटीन ईएन आ रहा ना, ये हमारा प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटीन कहलाएगा। यानी हमारा ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्या है? देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा पाचन होता है? माउथ में। तो माउथ में जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कितना? 30% पचता है। ये किसके कारण पचता है? तो मुख गुहा में एक एंजाइम सीक्रेट होता है, उसको बोला जाता है कौन सा एंजाइम? उसको हम लोग बोलते हैं पिटाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटाइलिन, टाइलिन बोला जाता है, टाइलिन। ठीक है, एमाइलेज। ये एंजाइम है, पहला एंजाइम जो अटैक करता है भोजन पे और कार्बोहाइड्रेट का 30% पचा लेता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं, यानी इसका नाम, यानी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? पिटाइलिन भी नाम है, तो आपको फंसा सकता है, तो याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्न में स्वपोषी कौन है? देखिए, स्वपोषी सबसे पहले जानिए। स्वपोषी कहते उसको है, स्व मतलब सेल्फ, पोषी मतलब भोजन बनाएगा। खुद से भोजन बनाने को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। अब बताइए, मछली, तो मछली देखिए अपना खुद से भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल जिसमें होगा वो स्वपोषी होगा। तो आप ऑप्शन पकड़ लीजिएगा। मछली में स्वपोषी क्लोरोफिल नहीं होता है, कीट में नहीं होता, अमीबा में नहीं होता। तो इसका एक लौता आंसर होगा हरे पौधे। इसमें हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के कारण ये अपना भोजन बनाता है। आइए अगला प्रश्न बात कर लेते हम लोग। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या? हमने बताया कि खुद से भोजन बनाने के लिए सबसे पहला जो जरूरत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। दूसरा, सूर्य की प्रकाश की जरूरत है। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलेगा और जल की भी आवश्यकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, पर्णहरित को ही हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से मिलेगा। तो आखिर पूछा जाएगा कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किस भाग के द्वारा लेता है? तो ये याद रखिएगा, स्टोमाटा, रंध्र के द्वारा लेता है। ठीक है, चलिए। और सूर्य के प्रकाश फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर्णहरित पत्ते का ये जो भाग होता है, इसमें हम आपको ये थोड़ा लगाते हैं, थैलाक्वाइड होता है। क्या होता है? थैलाक्वाइड, जो सिक्का लाइक होता है पौधे के पत्ती में, थैलाक्वाइड कहते हैं, थैलाक्वाइड। ये इसी का काम होता है सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? और सूर्य की प्रकाश को सोखना। ठीक है, और इसी पत्ती में दो भाग होता है,
पत्ती में दो भाग होता है। ये आउटर लेयर जो होता है इसको, यानी आप देखिएगा थीन लेयर पत्ती आपके पास होगा तो तोड़ के देखिएगा, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं, आउटर वाला पार्ट को कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। और ये अंदर में लीफ जो मिडरिब होता है यानी भेनरिब्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। हम इसको क्यों बता रहे हैं? बताने की वजह है, बता इसलिए रहे हैं कि हमारे पास जो प्रकाश संश्लेषण दो तरह का होता है, एक लाइट रेडिएशन प्रकाश की उपस्थिति में, एक प्रकाश की अनुपस्थिति में। जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है उसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं, अंधेरा प्रकाश संश्लेषण, और जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए वहां पे जो काम करता है, स्ट्रोमा जो होता है वो डार्क रिएक्शन के लिए कारगर है, और ग्रेना जो होता है ये लाइट रिएक्शन के लिए कारगर है। ये मैं बस ये चीज को बताना था, बाकी और देश में मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि ये लेक्चर ये वीडियो दोनों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा इसको भी बताते चल रहा हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि इंग्लिश नहीं बताया जा रहा, सिर्फ हिंदी, और हिंदी भाषा भी ये नहीं समझे कि सिर्फ हिंदी में बोला गया है, इंग्लिश नहीं, दोनों को लिए है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो सोपोसी के लिए पर्णहरित भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो आपका आंसर डी है, इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कहता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ये क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। और पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कोई तत्व भी पाया जाता है, कोई एलिमेंट भी पाया जाता है? तो हाँ दोस्तों, हाँ मेरे प्यारे छात्रों, पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे प्रिय छात्र? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक, और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हो गया आपका धातु, मेटल, और नाइट्रोजन हो गया नॉन मेटल, अधातु, यानी दोनों पाया जाता है। क्लोरोफिल का मुख्य अंग है। जिस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे का ब्लड पिगमेंट कौन है, तो पौधे का ब्लड पिगमेंट आपका आंसर आना चाहिए क्लोरोफिल। क्या आना चाहिए आंसर? क्लोरोफिल। अगर एनिमल का ब्लड पिगमेंट पूछे तो एनिमल का ब्लड पिगमेंट है, एनिमल का ब्लड पिगमेंट है कौन? हेमोग्लोबिन है। क्या है? हेमोग्लोबिन। चलिए, तो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे पहली समस्या है कि लोग हाइड्रा को जान ही नहीं पा रहे कि हाइड्रा है क्या। हाइड्रा प्लांट्स है कि एनिमल्स है? क्या बोले? पौधा नहीं बाबू, गड़बड़ ना कर दिए। हाइड्रा है जानवर। हाइड्रा के बारे में पढ़ा था एनिमल किंगडम में। कहाँ पढ़ा था? यहाँ तक कि बच्चा 2 साल नीट की तैयारी कर रहा है, उसको भी हवा नहीं लगता कि हाइड्रा आखिर है क्या, पौधा है कि जानवर था। आपसे आज के बाद याद रखिए, कंफ्यूज नहीं करिएगा, हाइड्रा जानवर है, एनिमल्स है। क्या है? जानवर है। ठीक है, इसमें जो होता मस्तिष्क नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, लेकिन न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका होते हैं। तो आपसे कोई पूछा जाए कि हाइड्रा, वही बात किया जाएगा पौधे में, तो पौधे में न्यूरॉन्स वगैरह नहीं पाया जाता है, नहीं न्यूरॉन्स नहीं ब्रेन। हाइड्रा में एनिमल्स है, इसमें मस्तिष्क नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, बस तंत्रिका होता, न्यूरॉन्स होता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो तंत्रिका पाया जाता है। तंत्रिका इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12A6, मतलब C कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? तो आपका 13 का करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर। आइए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा सबसे पहले जानिए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एनिमल्स है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें जो फूट जाता है ये सड़े गले चीजों को ये रहता है, और शरीर से, जिसे मतलब ये देखिए, अमीबा के पास होता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया कहते हैं कूटपाद, मतलब आपके पास पैर है, भूख लगेगी तो चल के चले जाइए किचन में, लेकिन अमीबा के पास पैरवा है नहीं, उछल पुछल नहीं करेगा। ये क्या करता है, कोई भोजन है सड़ रहा है तो वहीं पे क्या करता है, सिजक सिजक करके सट जाता है, और सटने के बाद क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, यानी सड़े हुए चीज को, जूस को, रस को लेता है। तो अब बताइए, सटेगा और सरल हुआ चीज जाएगा तो अंदर में डायरेक्ट जाएगा, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर जा रहा है, डायरेक्ट बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतःग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अंतःग्रहण कहेंगे। यानी 14 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगी? हरे पौधों में होगी। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो आपका 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगी, क्योंकि हरे यानी प्रकाश संश्लेषण में मैंने बताया कि जरूरत क्या क्या है, क्लोरोफिल की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, सूर्य की प्रकाश की जरूरत है। सूर्य की प्रकाश तो हम लोगों को भी मिलता है, लेकिन हम लोग भोजन नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है।
क्लोरोफिल जिसमें होगा वो भोजन बनाएगा खुद से, उसको हम लोग स्वपोषी कहेंगे, राइट। ये बात समझ में आ गई। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या है, 16 नंबर देखिए। कह रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो हमने अभी आपको बताया कि अमीबा के पास एक झूठा पैर है, फॉल्स लेग है, जिसको कहते हैं हम लोग सीडोपोडिया। हिंदी की बात कर लेंगे तो कुटपाद कहा जाता है, सीडोपोडिया को कहा जाता है कुटपाद। ऑप्शन में है तो मार दीजिए। अमीबा है क्या, एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। इसमें जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं, फिजन, विखंडन, बाइनरी फिजन। एक बड़ी दो बड़ी में टूट जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग बाइनरी फिजन, राइट। चलिए यानी जो जो समस्याएं यानी सॉरी जो जो प्रश्न बन सकते हैं मैं सारी चीज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको लग भी रहा होगा ऐसा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो एक चीज देखिए, एक ही चीज आप दे सकते हैं। क्या देंगे, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लीजिए, और अच्छा ज़्यादा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोनों चीज़ आपका तालमेल बना दिया, मतलब अच्छा लगा और अच्छा लगा, तो इस एक ही काम बनता है, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही, ताकि हमारा जो एनर्जी लग रहा है इस शेयर सब्सक्राइबर दे करके हम भी क्या हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न में, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देखिए वसा को तोड़ने वाला हमारा है लाइपेज, लाइपेज है, ये एंजाइम्स है। लाइपेज, वसा का टूटना कहलाता है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है वसा का टूटना। प्रोटीन को तोड़ने वाला है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला है एमाइलेज, याद रखिएगा। चलिए टूटता कहाँ है, देखिए लाइपेज फैट जो वसा होती है, ये वसा टूटता है कहाँ पे, जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट पाचन क्रिया हो जाती है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। यहीं पे एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर के किस भाग में सबसे ज्यादा पाचन क्रिया होती है, तो सबसे ज्यादा पाचन क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा शरीर के किस अंग में, किस पार्ट में जल का श्वसन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वह याद रखिएगा बिग, यानी इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, कहते हैं बड़ी आंत कहेंगे। क्या कहेंगे, बड़ी आंत। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग बात कर ले तो कौन सा एंजाइम वसा की यानी वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गोइटर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे गोइटर। क्या कहेंगे, गोइटर जो होता है, ये घेंगा रोग, ये आयोडीन की कमी से होती है। मधुमेह इंसुलिन के डिसबैलेंस की वजह से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, एड्स जो होता है HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एड्स यानी एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए मैं बताने का प्रयास करता हूं कि मैंने आपसे वादा किया ही है कि जो भी क्वेश्चन यानी प्रश्न बनने की संभावनाएं बनेगी, मैं उन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। भले आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये हमारी कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी है कि जहां जहां आपकी डाउट आए, मैं वहां वहां आपको आपके सामने खड़ा नजर आऊं। यानी आप की बोलने की जरूरत नहीं, जहां डाउट होगी मैं ऑटोमेटिक आपकी डाउट को पकड़ लूंगा कि आपकी समस्या कहां आ रही है, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न में क्या कहता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगी। फंगी जो होता है ये, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका दो वो बेटा है, कौन कौन, मशरूम और ईस्ट। ईस्ट में क्लोरोफिल होता है, मशरूम में नहीं होता है। लेकिन सिर्फ फंगी की बात किया जाए तो इसमें जो होता है, इसमें होता है ये मृतजीवी, मतलब मशरूम जो होता है, मशरूम क्या खाता है, इस पे कीड़ा गिरता है, कीड़ा जब मरता है, सड़ता है, गलता है, तो उसी को ये ऑब्जर्व करता है, तो इसको हम याद रखेंगे मृतजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, यानी कवक में जो पोषण की क्रिया कौन सी होती है, तो ये मृतजीवी होती है। स्वपोषी जान रहे, स्वपोषी जो खुद से भोजन बनाए। समभोजी, समभोजी उसको कहते हैं, देखिए समभोजी का मतलब हम आप पे निर्भर और आप मुझ पे निर्भर, डेट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। समभोजी, जैसे आप लाइकेन की बात करिएगा, काई की बात करिएगा, तो वो मिल करके बनता था किसका, अलगी और फंगी का। अलगी और फंगी का मिश्रण होता था, अलगी और फंगी यानी शैवाल और कवक का, जिसमें क्या होता है, कवक भोजन बनाता नहीं है, अलगी भोजन बनाता है। इससे क्या होता है कि अलगी भोजन बना कर किसको दिया, कवक को दिया, और कवक स्टोर करके रखता है, जिससे दोनों का काम बने, जिससे दोनों का काम बने। इसीलिए नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस, समभोजी, मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या हो,
निर्भर हो, दैट इज कॉल्ड संबोधी। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्या है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, जो आप पेस्ट यूज करते हैं वो आपका क्षारीय होता है, बेसिक होता है, ये याद रखिएगा। क्या होता है? बेसिक होता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या आपका प्रश्न है, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु, देख उभयलिंगी कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, मतलब हर्माफ्रोडाइट का कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा जंतु जिसमें मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। लगता है शायद कैमरा में दिख नहीं रहा है, इसको मैं नीचे करता हूं थोड़ा। उभयलिंगी समझ में आ गया, हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट कहते हैं किसको? इसमें जो केचुआ जो होता है इसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट। चलिए आइए, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होंगे? स्वपोषी, क्योंकि खुद से भोजन बनाएगा, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे, क्या कहते हैं? स्वपोषी कहेंगे। 23 नंबर देखिए, मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती में अल्कोहल में डालकर उबाला जाता है। देखिए इसमें इसलिए डाला जाता है मंद की घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, मतलब बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, मंद जो होता है स्टार्च हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और इससे पत्ती क्या हो जाती है, स्टार्च जब रहता है उसमें तो पत्ती हार्ड है, जब उसमें डालेगा तो पत्ती सॉफ्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सारी बात सही है, मंद कहते हैं स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को, यानी इसका जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। आप लैब वगैरह अगर किए होंगे तो वहां देखे होंगे, और वहां जो स्लाइड को जो सेट किया जाता है वो 10x पे, यानी डिस्टेंस है ये 10x पर सेट किया जाता है, ये नाम है। चलिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? हमने अभी बताया आपको कि एक एडल्ट जो होता है मनुष्य उसमें 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। चलिए, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद को मैंने बताया कि इंग्लिश में सीडोपोडिया कहा जाता है, और सीडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है, और इसी क्या कहते हैं फॉल्स लेग के कारण वो क्या कहते हैं मूवमेंट करता है, जहां भोजन मिलता है वहां पे चला जाता है। तो कुटपाद याद रखिएगा अमीबा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अमीबा का। तो 26 का सी नंबर द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आइए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल कैसा होता है? ये हरा होता है। इसमें कौन कौन तत्व पाए जाते हैं? मैंने बताया आपको, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, और कुछ जो होता है कुछ मात्रा में जिंक भी पाया जाता है, जेडेन भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है मैग्नीशियम में कौन तत्व है, मैग्नीशियम सॉरी क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम तक पूछा जा सकता है आपसे, बाकी और आपसे नहीं पूछा जा सकता है। चलिए, ग्वेटर अथवा घेंगा रोग पनपता किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। और 28 का बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है, घेंगा रोग, ग्वेटर, इससे क्या होता है? यानी ग्वेटर यानी थायराइड जो होता है ये फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, इसी को कहते हैं घेंगा रोग, इंग्लिश में कहेंगे ग्वेटर। ये किसकी कमी से होती है? ये आयोडीन की कमी से होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन, देखिए भोजन का पाचन मतलब आप ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज टूटता है, क्या होता है? यानी कॉम्प्लेक्स, यानी एक चीज है ये टूटा तो क्या दिया? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ATP देगा। आपने अभिक्रिया पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक क्रिया एवं उसके समीकरण, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें पढ़े होंगे। जब एक चीज यानी एक अभिकारक टूटे और दो से ज्यादा उत्पाद दे, प्रोडक्ट दे, तो उसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अगर ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं है तो इसका आंसर नहीं होगा। और क्या होगा? देखिए आंसर क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कहा गया भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन देखिए, संयोजन होगा नहीं, अपचयन कहते हैं रिडक्शन को, रिडक्शन। तो इसमें तो ऑलरेडी कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इसमें ये रिडक्शन नहीं है। अपचयन, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, विस्थापन, इसका जो शुद्ध यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए वो वियोजन होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यहां मैं ऑप्शन लिख देता हूं, वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, डीकम्पोजिशन अभिक्रिया कहलाएगा। राइट, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं। कह रहा है क्या,
30 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहां से? हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, जल कहां से लिया? जमीन से लिया, रूट के थ्रू ये बनाया आपका स्टार CH2O बनाया, क्या बनाया? और ऑक्सीजन गैस मुक्त किया। ये इसका जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं हम स्टार्च, क्या कहते हैं? स्टार्च मंद कहते हैं। ठीक है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का छोटा फॉर्मूला कौन है? ये स्टार्च है। अब जो ये ऑक्सीजन मुक्त हुआ है, ये ऑक्सीजन वाटर वाला नहीं है, कार्बन से मुक्त हुआ। कहां से हुआ? कार्बन से ये ऑक्सीजन मुक्त हुआ, ये याद रखिएगा। और जिस चीज से ऑक्सीजन जो होता है मुक्त होता है, ऑक्सीजन का अलग होना कहलाता है रिडक्शन, और हिंदी में बात करेंगे तो अपचयन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है और आउटर यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन। अगर ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है तो ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है, और ये ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ना कि जल वाला है। ये याद रखिएगा। तो यही प्रश्न आपका है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से। कहां से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से नहीं। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? पढ़ लीजिए ऑप्शन, क्लोरोफिल में, वर्णी लवक में, लाल रक्त में, श्वेत रक्त में नहीं। आपको हमने बताया लाल रक्त में पाया जाता है आयरन Fe, ठीक है। क्लोरोफिल में पाया जाता है Mg मैग्नीशियम। यहां पूछ रहा मैग्नीशियम के बारे में, तो आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। आइए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन ये फोटोसिंथेसिस के कारण बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण बनता है। तो 32 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ये ग्रोथ। विकास का यानी ग्रोथ होना ये जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वृद्धि मारिएगा आंसर। 33 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। स्वपोषी पोषण होता है, देखिए पौधों में भी होता है, कुछ प्रोटिस्टा जो है और प्रोकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर उसमें भी होता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा में कुछ अंश मात्रा में यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें भी यानी पौधा और कुछ प्रोटिस्टा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए और सी द करेक्ट। कवक जो होता है स्वपोषी नहीं, ये क्या कहते हैं इसको? परपोषी या मृत जीवी में जाता है। मृत जीवी में परपोषी नहीं कहेंगे, परपोषी तो कहेंगे पैरासाइट को। ये मृत जीवी में चला जाएगा और शुद्ध आंसर मृत जीवी ही होगा। किसका? कवक का। आपसे पूछा स्वपोषी पोषण, तो इसका आंसर होगा कुछ पर या आपका क्या पौधे और कुछ प्रोटीन। डी नंबर द करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। तो आप पढ़े होंगे, और जिस क्या लेवल के पढ़े मुझे नहीं पता। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा तो उसमें आता है स्टमक, अमाशय मैं बता दे रहा हूं, और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे पाचन क्रिया होती है, छोटी आंत जिसको आप कहते हैं छोटी आंत। देखिए स्टमक का 3 पार्ट्स होता है। कौन कौन होता है? होता है कार्डियक, फंडिक और पाइलेरिक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम को ही बोला जाता है ग्रहणी। क्या बोला जाता है? अब आपका ये आंसर आ गया होगा। यानी ग्रहणी जो है किसका भाग है? तो ग्रहणी भाग है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड रिसीव करने वाला कौन है? ड्यूडेनम ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड रिसीव करता है वो कौन है? ड्यूडेनम है। अमाशय में जो होता है हाई लेवल का प्रोटीन और फैट नहीं पचता है। ये पूरा हाई लेवल का प्रोटीन हो और वसा हो, इसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता। कहाँ होता? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। ये समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यानी ग्रहणी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट कौन कौन? यानी ऐसे याद रखिएगा, छोटी आंत का 3 बेटा कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। शेप भी कभी कभी पूछ देगा कि ड्यूडेनम का कैसा शेप होता है, तो ड्यूडेनम का यू शेप होता है, यू शेप ऐसे, ठीक है। चलिए यू शेप होता है, तो इसको यानी बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए ऑलमोस्ट है। लाइव प्रोसेस जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे आते हम लोग। पहले आंसर आ गया। प्रकाश संश्लेषण होता किस में? दिन में, रात में। दिन और रात दोनों में। हमने अभी बताया प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो लाइट फोटोसिंथेसिस, अनुपस्थिति में होगा तो डार्क। मैंने बताया कि जब लाइट के उपस्थिति में होगा तो कारगर होगा ग्रेना, पत्ती का पार्ट्स है,
और जब डार्क होगा तो मैंने बताया था कि स्ट्रोमा आएगा, पत्ती के दो बाद प्रश्न उलझा सकता है तो यहां उलझा सकता है। ठीक है, चलिए आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रकाश जब दिन में हुआ तो कौन सा बना हमारा NADP, ठीक है, NADP और NADPH, ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ये अपर लेवल की चीजें हैं। जो चीज आपसे प्रश्न बन सकता है ग्रेना और स्ट्रोमा, ये आपको NCERT बुक में पढ़ना है तो में भी पूछा जा सकता है। तो ये चर्चा मैंने ये याद रखिएगा, प्रकाश के उपस्थिति में क्या कहते हैं स्ट्रोमा, अनुपस्थिति में ग्रेना, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगली बात हम लोग बात कर ले। प्रकाश 37 में देखिए मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी कौन है? देखिए मृतोपजीवी यानी मृतपोषी कौन है? मृत जो हमने अभी बताया, देखिए अमीबा जो है ये मृतजीवी नहीं, ये सड़े गले चीजों को लेता है। गोबर छाता इसको हम लोग कहते हैं मशरूम, क्या कहते हैं? मशरूम। उड़हुल ये पौधा है। अमरबेल, ये अमरबेल जो होता है ये पैरासाइट है, परजीवी है, ये दूसरे पत्ते पेड़ पर क्या होता है लथर जाता। आप अमरबेल देखे होंगे। और बीच में मैं कहानी, दिलचस्प कहानी बता देता हूं कि जब ये घटनाएं कोरोना काल की घट रही थी तो उस समय अमरबेल जो है एक रामबाण साबित हुआ था। इसका जूस सब बना करके पिए थे इम्यून बूस्टर के रूप में, इम्यून बढ़ाने के लिए। चलिए तो इससे क्या हो जाएगा इसका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है कहाँ? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए परिशेषिका हिस्सा है किसका? अब परिशेषिका जानिए तो होगा कि आगे परिशेषिका जो है, परिशेषिका कहते किसको है? तो परिशेषिका अभी हमने बताया, देखिए ड्यूटेनम, जेजनम ये आहार नाल का ही पार्ट है। किसका है? आहार नाल का ही पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं परिशेषिका। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। लाइव प्रोसेस में जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है टॉपिक, सारे प्रश्न मैंने आपको करा, यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसके बाद आपको पढ़ना ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद पढ़ना एक्सक्रीशन, सारा यानी प्रश्न है इसमें। अब देखिए ये आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा पौधे में दो जटिल उत्तक है, उसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर का संवहन करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना। ये नीचे से लेता है, जड़ से लेता है और ऊपर देता है, जड़ से लेता है और ऊपर देता है। और फ्लोएम का काम है, फ्लोएम का काम है पौधे यानी पौधे में पत्तियों तक यानी जड़ तना तक यानी भोजन पहुंचाना। फ्लोएम का क्या काम है? भोजन पहुंचाना। अब बताइए मुझे, क्या भोजन की जरूरत जड़ को है कि नहीं है? तना को है कि जरूरत नहीं? पत्ती को है कि नहीं? तो ये जो होता है फ्लोएम, ये दो डायरेक्शन यानी ऊपर भी देता है और नीचे भी देता है। जबकि जाइलम जो पानी पहुंचाएगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर पहुंचाएगा। इसीलिए एक पॉइंट और यहां याद रखिएगा कि जाइलम को एक दिशा वाला कहा जाता है, एक दिशा यूनि डायरेक्शन कहा जाता है, और फ्लोएम को बाई डायरेक्शनल कहा जाता है, दुई दिशा वाला कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जाइलम भी 4 कोशिका का बने होते हैं, फ्लोएम भी 4 कोशिका का बने होते हैं, जिसमें जाइलम में 3 मृत कोशिका होती है, 1 जीवित कोशिका, जबकि फ्लोएम में 3 जीवित कोशिका और 1 मृत कोशिका होती है। जस्ट इसका उल्टा ये होता है, ये याद रखिएगा। हमने आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैंने जो आपसे वादा किया है कि जो भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं या आपके लेवल तक जो प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं हर एक चीज को बताते चलूंगा। आप पूरा देख लेंगे, लाइव प्रोसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। बस शर्त आप किस हिसाब से देख रहे हो, पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये आप पे निर्भर कर रहा है। हम देखने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ कह सकते हैं, बता सकते हैं, करना तो काम आप ही को पड़ेगा ना बेटा। अब ईमानदारी से करिए, या यूं यूट्यूब पे ढेरों मनी पड़ा हुआ है, यूं लीजिए और स्किप कर दीजिए, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अगर देख लीजिएगा तो आपका जरूर भला होगा। जब एग्जाम देने जाइएगा तो पता चलेगा कि मैंने क्या बताया। चलिए, तो पादप में जाइलम का काम है जल का वहन करना। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। तो स्टोमाटा द करेक्ट आंसर। यहीं पे एक प्रश्न और मैं उलझा सकता हूं। ये उलझा इसलिए सकता हूं कि देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में, जानवर में श्वसन क्रिया के लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं बट पौधों में नहीं होते हैं, कारण क्या है? इसका कारण एक ही कारण है। एक ही कारण क्या है कि पौधों में हर एक अंग के अंदर क्षमता होता है गैस एक्सचेंज करने का, बट मानव में हर एक के अंदर क्षमता नहीं होता गैस एक्सचेंज करने का। और इसका एक ही कारण क्या है कि पौधों में हर जगह, पत्ती हो कि तना,
स्टोमाटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, बट कि एनिमल्स में स्टोमाटा नहीं है, मतलब एक ही जगह ऑर्गन सेपरेट है, फिक्स है, जिसका नाम लंग्स है। इसी वजह से इसमें श्वसन क्रिया के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन डाला गया, बट पौधों में नहीं डाला गया, ये याद रखिएगा। आइए, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए हृदय, ये मैं याद रखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिएगा, ये है लंग्स, क्या लंग्स, चलिए लंग्स ये है मान लीजिए हार्ट, हार्ट का है 4 चेंबर, कितना चेंबर, 4 चेंबर, राइट और लेफ्ट। राइट में कौन कौन देख लीजिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ ऊपर राइट लिखे तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में बात करेंगे तो एट्रियम को कहते हैं अलिंद, क्या कहते हैं, अलिंद, अलिंद कहते हैं, और वेंट्रिकल को कहते हैं निलय। ठीक है, चलिए लंग से ब्लड आता है, शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त आता है, कहाँ जाता है, ये आप का जाता है दायां निलय में, कहाँ जाता है, आपसे पूछा जाए फेफड़ा से लंग से आया रक्त कहाँ गया, हार्ट के किस चेंबर में गया, तो हार्ट के जो चेंबर था राइट साइड में कौन, निलय, उसमें गया। चलिए बहुत अच्छी बात। अब यहां से पंपिंग होगा तो ये खुलेगा नीचे, ट्राइकप्सिड वाल्व, ये खुला, ये आया, ये है आपका हमारा शरीर का अंग, ये है बॉडी, ये खुला, खुल करके जो है यहां से यहां गया, ठीक है, खुल करके यहां से यहां गया, किसके थ्रू गया, तो यहां पे जो रिसीव करता है उसको हम लोग शिराएं, क्या कहते हैं, शिराएं, आप इंग्लिश में कहिएगा तो आर्टरीज कहिएगा, अरोटा, अरोटा के थ्रू, यानी अरोटा, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूरे शरीर से जो है, पूरे शरीर में ये आ गया रक्त, शुद्ध रक्त आया, क्या आया, प्योर ब्लड आया। अब शरीर में जब यूज कर लिया गया, प्रयोग हो गया, तो इसमें इस रक्त में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखिएगा, शुद्ध और अशुद्ध की बात हम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में। जिस रक्त में ऑक्सीजन की लेवल होगी उसको कहेंगे शुद्ध रक्त, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हो जाएगी उसको कहेंगे हम लोग अशुद्ध रक्त। आई बात समझ में, चलिए तो अब शरीर से कहाँ जाएगा, अब शरीर में प्रयोग हो गया तो ये हो गया अशुद्ध रक्त, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ब्लड में क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के कारण ये हो गया अशुद्ध। ये अशुद्ध कहाँ जाएगा, जाएगा राइट एट्रियम में, दायां अलिंद में, कहाँ जाएगा, दायां अलिंद में, और ये खुलेगा, ये प्रेशर बनाएगा, किसको देगा, ये प्रेशर बना करके देगा राइट वेंट्रिकल को, दायां निलय को, और दायां निलय से जाएगा कहाँ, सॉरी वेंट्रिकल नहीं लिखा था, एट्रियम में लिखा था, एक मिनट में यहां पे बता, यानी पूरे शरीर में अशुद्ध हो गया तो ये देगा किसको दिया, ये दिया आपको राइट एट्रियम में, दाया अलिंद में, और ये दाया अलिंद प्रेशर बनाया और किसको दिया, प्रेशर बना करके दिया बायां अलिंद में, किसको दिया, और बायां अलिंद जो है ये पहुंचाएगा लंग्स के पास। अब यहां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त कौन फैलाएगा, तो पूरे शरीर में रक्त जो फैलाएगा कौन फैलाएगा, हृदय फैलाएगा। हृदय का कौन भाग, तो हृदय का निलय वाला भाग, कौन भाग, निलय वाला भाग, यानी निलय वाला भाग में शुद्ध आता भी है और शुद्ध सप्लाई होता भी है, अलिंद वाला भाग में अशुद्ध आता भी है और अशुद्ध लंग्स तक जाता भी है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, भले डायग्राम अच्छा नहीं बना होगा लेकिन कंसेप्ट बहुत तगड़ा दिए हैं, ये आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, ये याद रखिएगा। इन्हें हार्ट जो पंपिंग करता है एक बार में, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है दिल, 72 टाइम्स, कितना बार, 72 टाइम्स। जो साउंड होता है हार्ट का 2 साउंड, लब और डब, हार्ट का 2 साउंड लब और डब। एक बार जब हमारा लब सुनाई देगा तो उसके 30 सेकंड यानी 3 सेकंड के बाद हमारा डब सुनाई देगा, उसके फिर 5 सेकंड के बाद हमारा लब सुनाई देगा। इस तरह का हार्ट का साउंड चेक किया जाता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा आपका निलय द्वार, निलय द्वारा, निलय द्वारा मतलब वेंट्रिकल द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त फैलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है उसको कहते हैं हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। 30 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, स्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए आइए अगला प्रश्न में, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी आपके शरीर में 3 तरह का ब्लड है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC को कहते हैं लाल रक्त कोशिका, इसका काम है पूरे शरीर में होम्योग्लोबिन के थ्रू
ऑक्सीजन पहुंचाना, मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का काम है बीमारी से लड़ने की क्षमता को डेवलप करना। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम है ये शरीर में ब्लड को रक्त थक्का बनाता है। क्या करता है? थक्का बनाता है। और यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स करेक्ट आंसर। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। हमने अभी बताया आपको कि जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए, भोजन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? भोजन संवहन के लिए ये उत्तरदायी है। यानी आपका 25 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन होता है? लाल रक्त तो नहीं होता, ये तो ऑक्सीजन कैरी कराता है। श्वेत कोशिका, ये तो बीमारी से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। रक्त विषाणु लिख दिया है, यहां पे होना चाहिए प्लेटलेट्स होना चाहिए था। प्लेटलेट्स, तो आंसर ये मार लीजिए प्लेटलेट्स। सी नंबर अगर नहीं है तो यानी डी नंबर तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यह प्लेटलेट्स ही आंसर होना चाहिए, थक्का बनाने का काम करता है। चलिए आइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इतना कहानी जब हम बता दिए तो पूरा वीडियो हम चेक करेंगे, कम से कम देखे कि नहीं देखे। तो इसको कमेंट करके आंसर करिएगा। आपकी तैयारी तो पीक लेवल पे होगी। कमेंट करके बताइएगा तो कि मुझे अच्छा लगेगा कि पूरा वीडियो देखा गया है, अंत तक देखा गया है। आइए, मानव हृदय का औसत परकुंचन क्या होता है? परकुंचन बोलते हैं पेरिस्टोलिस को, यानी सिस्टोलिक। हमारे शरीर में दाब होता है सिस्टोलिक, यानी जब शरीर में क्या होता है, शरीर में ब्लड दिए पहुंचाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। जब शरीर से आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। ये होता है 120/80। 120/80 तो सिस्टोलिक पूछा, सिस्टोलिक को बोलते हैं हम लोग परकुंचन। डायस्टोलिक नामे होता है। तो परकुंचन जो होता है ये 120 mm ऑफ एजी, ये पारद बोला जाता है, पारद में मापा जाता है, mm ऑफ एजी। ठीक है, चलिए 76 mm ऑफ एजी जो होता है, mm ऑफ एजी, इसको हम लोग बोलते हैं mm ऑफ एजी, इसको कहते हैं 1 बार। क्या कहते हैं? 1 बार कहते हैं। ये दाब का मात्रक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मतलब इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन किस भाग में होता है? तो ये होता है आपका पत्ता वाला भाग में ज्यादा होता है। सबसे अधिक पूछा है तो पत्ता इसका आंसर हो जाएगा। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका जो गाढ़ सेल होता है उसका ऊपरी लेयर जो होता है वो पतला होता है, और आंतरिक लेयर जो होता है, भीतर का लेयर, वो मोटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भीतरी लेयर। 30 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है चालनी लिखा गया है। चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो इस चलनी को इंग्लिश में कहते हैं सीप ट्यूब, और ये सीप फ्लोएम में पाया जाता। कहाँ पाया जाता? फ्लोएम में पाया जाता। फ्लोएम ऑप्शन है तो मार दीजिए। फ्लोएम में चलनी, सीप ट्यूब। ठीक है, चलिए आरबीसी की जीवन अवधि होती है ये 120 दिन की होती है। आरबीसी बनाता कौन है? तो ये याद रखिएगा, बोन मैरो। मेरू रज्जुका में ये बनता है, चाहे जिसकी भी बात करें, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है या प्लेटलेट, सब बनता कहाँ है? बोन मैरो में बनता है। चलिए आरबीसी के लाइफ स्पैन है 120 दिन। आरबीसी में यह याद रखिएगा, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। ठीक है, एक होमोग्लोबिन यानी ये प्रोटीन रखता है हेमोग्लोबिन, और एक होमोग्लोबिन जो होता है 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन रखता है। कितना रखता है? 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक का कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू है आपका एपिडर्मिस। कौन है? एपिडर्मिस, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लोएम और जाइलम को हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। चलिए यहीं पे स्क्लेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, पेरेन्काइमा जब आता तो इसकी बात हम लोग करते। और ये सब 9th में पढ़ना था। अब 9th आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, किस तरह? और 9th नहीं पढ़े हो तो 10th में हो तो 11th में पढ़ोगे। क्या करोगे? 11th में पढ़ोगे। जो चीज़ छूट गई है, अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें आगे का पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो घिस पीट करके क्या घिसा पीटा डिग्री लेना है तो कुछ कारगर नहीं है, ऐसे ही पास कर जाओगे, राइट। चलिए, अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा डेवलप करें, आगे बढ़े, कुछ चीज़ें अगर खाब पाल रखे हो, नीट की या खाब पाल रखे हो आईआईटी क्वालिफाई करने की, तो आपको जब 10th में तो 11th वाले चीज़ों को कुछ से रूबरू हो जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे 10th में रह करके 11th कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे का 10th ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 10th में बहुत सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, वो डिपेंड करता है कि क्या है। रक्त जो है एक कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। क्या है? रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है।
रक्त क्या है? तो एक उत्तक है। क्या है? एक उत्तक लिखा है। रक्त क्या है? रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, उत्तक है। चलिए आए बात समझ में। मानव हृदय घिरा हुआ होता है, तो हृदय के जो बाहरी लेयर होता है इसको कहते, देखिए हृदय के बारे में अध्ययन करना कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय को बायोलॉजी में कहते हैं कार्डियक, कार्डी, और इसके कार्डी ये मान लो कार्डिये हार्ट हृदय है। हृदय को बायो में मैंने बोला, इंग्लिश में कार्डियो बोला जाता है। इसके जो लेयर होता है ये हृदय के बाहर है, इसी को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम से। आइए अगला प्रश्न में, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की 12 से 20 दिन तक या 13 से 20 दिन होता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 12 से 20 दिन। कहाँ? 12 से 20 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन सा रक्त का कौन सा समूह है जो एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाता है, तो हमारा क्या रक्त WBC है। कौन है? एंटीबॉडीज, इसमें प्रोटीन है, उसका नाम है एंटीबॉडीज, राइट। चलिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो पक्षी में होता है, मनुष्य में होता है, ये मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में नहीं होता। तो आपका 7 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, मक्खी। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए मधुमेह, ये इंसुलिन से रिलेटेड है। पीलिया जो जॉन्डिस, ये क्या कहते हैं? ब्लड से रिलेटेड नहीं। एनीमिया, एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाती है। रक्त की कमी से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है एनीमिया। क्या कहा जाता है? और बच्चों में खास करके ये इसका प्रकोप देखने को ज़्यादा मिलता है, राइट। जब वो एनीमिया की कमी, तो ये लंग्स अफेक्टेड भी कर देता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो हमने अभी बताया आपको, बीमारी से लड़ने का क्षमता WBC, ब्लड को थक्का कराने का काम प्लेटलेट्स, शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम RBC करता है। तो आंसर है, अगर ऑक्सीजन का वाहक कौन है तो RBC है, ये हीमोग्लोबिन के थ्रू। और एक हीमोग्लोबिन कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन? 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कंटेन करता है, ये याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो अब देखिए ब्रेन का पार्ट्स है। रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर आपने पढ़ा होगा मस्तिष्क, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शुभम नीचे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया होगा, तो आपने वहां देखा होगा, क्या देखा होगा कि ब्रेन मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आई बात समझ में? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क जो होता है इसको हम लोग कहते हैं हिंड ब्रेन, उसी का काम करता है। जो भी देखिए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो गया, सांस लेना हो गया, दिल का धड़कना हुआ, ये आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा से नहीं चलती है, ये है अनैच्छिक क्रियाएं। जो आपके अकॉर्डिंग चलेगा उसे हम लोग कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, जो आपके विरुद्ध, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसे कहते हैं हम अनैच्छिक क्रियाएं। और जो भी हमारे शरीर का अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मतलब इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, ये इनवॉलंटरी चीज काम है, उसका कंट्रोल जो करता है हिंड ब्रेन करता है। कौन करता है? हिंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क करता है, और पश्च मस्तिष्क का भाग होता है कौन? पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। तो हमारा जो होगा इसमें देख लीजिए, थाइमस द्वारा, एड्रिनल द्वारा, थायराइड द्वारा। तो इसमें जो होगा हमारे पास थाइमस द्वार भी है, थाइमस ग्लैंड भी आपको दे दिया है, तो इसका ये आंसर करिएगा, क्योंकि और ये थायराइड द्वार नहीं होगा। अगर ऑप्शन देता मस्तिष्क की बात करता है, ये थायराइड जो हमारा थाइमस जो है, ये थाइमस हमारा जुड़ा होता है, ये पश्च मस्तिष्क में होता है। किस में होता है? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में थाइमस जुड़ा होता है, ठीक है। वहां पे डायंसोफ्लोन एक पार्ट्स पढ़े होंगे आप, डायंसोफ्लोन का पार्ट्स में से जुड़ा हुआ है थाइमस। ये आंसर हो जाएगा आपका 10 का ए नंबर। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ओपन सर्कुलेशन कहते क्या है कि एक बार शरीर से ब्लड गया, बाहर निकल गया, फिर बाहर से क्या आया, उसी ऑर्गन के थ्रू शरीर में समा गया, इसको कहते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए हमारा शरीर में पहले लंग्स, यानी लंग्स किसको दिया? हृदय को। हृदय कहाँ दिया? हृदय दिया शरीर को, और शरीर फिर किसको दिया? हृदय को, और हृदय फिर किसको दिया? यानी 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ा। इसीलिए हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या होता है? सिंगल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच का। पर ये खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, हम लोग का होता है क्लोज। हम लोग का क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए आइए अगला प्रश्न में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक को हिंदी में देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, फिर 22 में पूछा, मतलब लगातार पूछ रहा है। और चेंबर, सबसे ज्यादा जो चेंबर पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? 13 चेंबर होता है, 13 कोष्ठक। चलिए अगला प्रश्न है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है द्वार कोशिका, गार्ड सेल करता है। 13 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न है,
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे, देखिए 2020 में भी पूछा, 2022 में भी, और पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है स्टोमाटा रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज धड़कन जो होता है चूहा का। पकड़िए चूहा को, धक 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 मारेगा हाई स्पीड में। क्या होगा? हाई स्पीड में मारेगा। चूहा का एक और कहानी है कि चूहा अपने दांतों को कुरुतते रहता है, कतरते रहता, अगर नहीं कतरेगा ना तो उसमें एक यह है कि दांत रात भर में इतनी लंबी हो जाएगी, इसलिए वो रगड़ते रहता है दांत को। क्या करता है? ये कुतरते कुतरते रहता है, तो लोग यानी उसकी ये फितरत है, अगर नहीं कुतरेगा तो दांत बड़ा हो जाएगा, दांत बड़ा हो जाएगा तो कुछ खा नहीं पाएगा वो। ठीक है, चलिए फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक क्या होता है? किसके द्वारा? तो बताइए, ग्लूकोज के रूप में, फ्लोएम के द्वारा जो होता है लैक्टोज के रूप में नहीं, सुक्रोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कार्बोहाइड्रेट किसका? ये एग्जाम्पल है, ग्लूकोज के रूप में आ जाए। किसके? ग्लूकोज के रूप में। आपका 16 का ए नंबर, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? होमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी में होमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। चलिए ये आंसर हो जाएगा 17 का। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच में होता है? तो हमारा शरीर होता है अम्लीय नहीं होता है, अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में होगा, यानी 7.4 से लेकर के 7.8 होना चाहिए सही आंसर। ये शुद्ध ब्लड का है, ये अशुद्ध ब्लड का है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से लेकर के 7.8 तक, डी नंबर द करेक्ट आंसर 18 का। 19 नंबर देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? 2019 में मैंने बार बार बताया कि मैंने 3 तरह का होता है। कौन कौन? WBC, RBC, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स का ही काम है ब्लड का थक्का जमाना, तो थक्का प्लेटलेट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके पास अब पूरा कंप्लीट हो गया लगता है ना? है क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, कुछ है, देख लीजिए। आइए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए हमारे पास शोषण की क्रिया 2 तरह की होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। वायु की उपस्थिति में हो उसे हम लोग एरोबिक कहते हैं, मतलब वायवीय कहते हैं, और वायु की अनुपस्थिति में हो उसे हम लोग अवायवीय कहते हैं, एनारोबिक कहते हैं। और जब वायु की उपस्थिति में होगा, एरोबिक होगा, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। और कितना ऊर्जा? तो 38 एटीपी। तो देखिए किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? 38 एटीपी। मैक्सिमम कितना होगा? 38 एटीपी। और एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा का करेंसी, ऊर्जा का मुद्रा, और ये वायवीय में होता है। किसमें होता है? वायवीय में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। मछली का श्वास नंग है। आपने मछली जो सांस लेता है किससे? गिल से लेता है। किससे लेता है? गिल से। 5 का बी नंबर द करेक्ट आंसर। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े, और मैंने कॉकरोच में बताया कि सबसे ज्यादा जो हार्ट चैम्बर होता है, सबसे ज्यादा कॉकरोच में 13 चैम्बर पाया जाता है, 13 कोष्ठक। आइए निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता? तो मैंने अभी बताया एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल यानी करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या हो गया? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल एनएरोबिक अवायवीय में बनता है। और किस में बनता है? ईस्ट में बनता है। किस में बनता है? ईस्ट में बनता है। तो ये आंसर रखिएगा अवायवीय। अवायवीय ईस्ट में बनता, अल्कोहल बनाता है। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग, पायरुवेट के विखंडन में से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। ये देखिए हम लोग भोजन लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटता है, कहाँ टूटता है? ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये टूटता है साइटोप्लाज्म में, कहाँ? जीवदर में। और जीवदर में बनकर के टूटता है पायरुवेट। क्या बनता है? पायरुवेट। और ये पायरुवेट टूटता है कहाँ पे जाके? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तब जाकर के CO2 और H2O और ATP देता है, ये याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज कहाँ टूटता है? तो ग्लूकोज टूटता है कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। क्या बनाता है? पायरुवेट एसिड बनाता है, पायरुविक बनाता है। और ये पायरुवेट कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के टूटता है, ATP और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ठीक है, चलिए इसको कहा जाएगा उत्पाद। क्या कहा जाएगा? उत्पाद। वायवीय का उत्पाद कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एनएरोबिक यानी वायु की अनुपस्थिति में ईस्ट में बनेगा तो इथाइल अल्कोहल, अगर मनुष्य में बनेगा, एनिमल्स में, तो वहां बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? जिसे आप हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कभी अचानक खेलने चले गए तो आपका मसल्स बहुत पेन करने लगता है, इसका एक ही कारण है कि वहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुआ, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण वहां पे अम्ल बना, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण आपका मांसपेशियां दर्द देने लगा। राइट, चलिए बात समझ में आ गई, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा पायरुवेट कहाँ टूटेगा? विखंडन का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन। ये टूटेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में,
अगर यही पूछता कि ग्लूकोज कहाँ टूटेगा, तो ग्लूकोज टूटता है कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज टूटता है कहाँ, ग्लूकोज टूटता है तो क्या देता है, पायरुवेट देता है। क्या देता है, पायरुवेट कहाँ देता है, साइटोप्लाज्म में। और पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूट करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी। कितना एटीपी, 38 एटीपी। वही बात कर लेते हैं हम लोग अवायवीय की, एनारोबिक की, तो उसमें 2 एटीपी देता है। कितना देता है, 2 एटीपी देता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो एटीपी के टूटने से ये 30.5 किलो जूल पर मोल, ये एनसीईआरटी के साथ इंटेक्स में, ये आंसर पेज में दिया है 30.5 किलो जूल। अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो ये कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। अगर आपने कोई बुक अदर बुक पढ़ा होगा, अगर कुछ ऐसा होगा तो जरूर मुझे मेंशन करिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ी जानकारी आ जाए। राइट, चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 का ए नंबर इधर करेक्ट आंसर। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, हमने अभी बताया आपको एरोबिक से, वायवीय। किससे, वायवीय से सबसे ज्यादा कितना एटीपी, 38 एटीपी बनता है। और एनारोबिक से 2 एटीपी बनता है, एनारोबिक से 2 एटीपी, अवायवीय से 2 एटीपी। अवायवीय के 2 प्रोडक्ट कौन कौन, एक इथाइल अल्कोहल और दूसरा कौन, लैक्टिक अम्ल। कौन, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें, ये मसल्स में, मांसपेशिया में। इथाइल अल्कोहल किसमें, ईस्ट में। इथाइल अल्कोहल किसमें, ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं हम लोग ग्लूकोज का टूटना। और ग्लूकोज अभी मैंने बताया ग्लूकोज टूटता है, कहां टूटता है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। और क्या बनाता है, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस टूटता है कहां, साइटोप्लाज्म में। क्या देता है, पायरुवेट देता है, ये याद रखिएगा। कोशिका द्रव में टूटता है, आप बना देता क्या है, पायरुवेट देता है। क्या देता है, पायरुवेट। चलिए अगला प्रश्न आइए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। रंध्र देखिए, जो जमीन पे होने वाला होगा हर एक पौधा में स्टोमाटा पाया जाएगा। जो जमीन पे नहीं रहने वाला होगा, पानी में रहने वाला होगा, तो उसमें नहीं पाया जाएगा। तो अब देखिए, आम जमीन पे रहने वाला, इसमें रंध्र होगा। हाइड्रिला, नाम सही है, हाइड्रिला मतलब पानी में रहने वाला। नागफली, ये नागफनी जो होता है जमीन पे रहता है। कनेर, ये भी जमीन पे रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला में स्टोमाटा नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। पकड़ने का तरीका, जो पानी वाला पेड़ पौधा है उसमें रंध्र नहीं पाया जाएगा, और जो पानी वाला नहीं है उसमें रंध्र पाया जाएगा। चलिए, किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, किण्वन को कहा जाता है फर्मेंटेशन, ईस्ट में पाया जाता है, जिससे आपका बनता था अल्कोहल। यानी अल्कोहल के बनने की क्रिया को भी कहा जाता है किण्वन फर्मेंटेशन। ठीक है, चलिए, ट्रेकिया किस जीव का श्वास अंग है। ये ट्रेकिया जो है कॉकरोच का, कॉकरोच में ट्रेकिया जो होता है श्वास अंग है, रेस्पिरेटरी, इसी से ये सांस लिया करता है। तो यानी 15 का आपका सी नंबर, कॉकरोच द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देख लीजिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन मतलब एरोबिक की बात कर रहा है, वायवीय की, तो बना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कितना एटीपी, 38 एटीपी। तो आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा, पौधों में देखिए श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, सब में होता है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा इसका। आइए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो डायरिया आपका श्वसन से नहीं है, निमोनिया आपका श्वसन से है, बी नंबर द करेक्ट आंसर। मलेरिया आपका श्वसन से नहीं है, मधुमेह श्वसन से नहीं है। तो एकलौता आंसर आपका इसमें था कौन सा, निमोनिया। तो आज के क्लास से आपका लाइव प्रोसेस होता है कंप्लीट। बार बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, स्पीड बढ़ा करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर। हमारा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न आएगा, जिस तरह से जो लाइव प्रोसेस संभावित थी प्रश्न पूछने की, मैंने हर एक चीज को बता दिया है आपको। देखिए, खुद भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। डिसलाइक का भी ऑप्शन है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।